मुंबई गोवा नेशनल हाईवे पर सह्याद्री के ऊंचे पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में 3 नदियों के संगम के तट पर बसा एक सुंदर सा कस्बा है संगमेश्वर। प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही इस गांव का हजारों वर्ष प्राचीन एक गौरवशाली इतिहास भी है, जिसे देखने कई पर्यटक संगमेश्वर आते हैं। लेकिन आज से लगभग 350 वर्ष पहले घटी एक कलंकित और भयानक घटना ने इस गांव को हिंदुओं के दिलो दिमाग से कभी न भूलने वाला गांव बना दिया। और ये घटना थी आज से लगभग 350 वर्ष पहले मराठों के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा छल कपट और गद्दारी से इसी संगमेश्वर गांव में पकड़ना। तो चलिए मित्रों, आज इसी संगमेश्वर गांव की हम यात्रा करते हैं। रत्नागिरी शहर से संगमेश्वर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। ये एक हजारों वर्ष प्राचीन कस्बा है, जिसकी झलक आज भी हमें यहाँ की गलियों में प्राचीन घरों को देखकर मिलती है। हालांकि ये मकान हजारों तो नहीं, लेकिन सैकड़ों वर्ष पुरातन जरूर हैं। और गांव के मुख्य चौराहे पर लगी है छत्रपति संभाजी महाराज की एक विशाल मूर्ति, जो हमें संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज के आखिरी दिनों के वास्तव्य की याद दिलाती है। संगमेश्वर में सबसे पहले हम चलते हैं उस स्थान पर जहां पर संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से कैद किया था। इस जगह का नाम है सरदेसाई का वाड़ा। तो फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गया हूं सरदेसाई के वाड़े के पास में। ये देखिए, यही है वो पुरातन वास्तु जहां पर 1 फरवरी सन 1699 के दिन छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया गया था मुगलों द्वारा छल कपट और गद्दारी से। चलिए अब इस पुरातन वाड़े को देखते हैं, जहां पर कैद होने से एक रात पहले छत्रपति संभाजी महाराज रुके थे। फिलहाल इस वाड़े की अवस्था पूरी तरह से खराब है, एकदम जर्जर हो चुका है ये वाड़ा। और हम देख सकते हैं कि वाड़े के आसपास में पूरा घना जंगल छाया हुआ है। हालांकि पीछे की साइड में कुछ मकान बने हुए हैं, लेकिन वाड़े की हालत पूरी खराब है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद स्वराज्य की बागडोर उनके बड़े बेटे संभाजी महाराज के हाथ में आई। आगे संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का विस्तार करते हुए मुगलों के नाक में दम करके रख दिया। और मुगलों के खिलाफ लगातार लड़ाइयां लड़ते हुए संभाजी महाराज अपने मराठा साम्राज्य का विस्तार पूरी ताकत से कर रहे थे। आखिरकार औरंगजेब ने मुगल सरदार मुकर्रब खान को एक बड़ी फौज के साथ संभाजी महाराज को पकड़ने पन्नाड़ा किले की तरफ भेजा। और आगे 31 जनवरी सन 1699 को छत्रपति संभाजी महाराज कोल्हापुर के पन्नाड़ा किले से रायगढ़ की तरफ जाते वक्त इसी संगमेश्वर गांव में यादवों के इस वाड़े में रुके। संभाजी महाराज की ये यात्रा पूरी तरह से गुप्त थी। तभी उनके ही साले द्वारा दी गई गुप्त सूचना पर मुकर्रब खान यहाँ पहुँच गया। हजारों सैनिकों के साथ यहाँ पहुँच मुकर्रब खान ने इस घर को घेर लिया। और आखिर भयंकर लड़ाई के बाद 1 फरवरी सन 1699 के दिन छत्रपति संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। और आगे अगले 40 दिनों तक संभाजी महाराज को भयंकर यातनाएं दे उनकी हत्या कर दी गई। मुगलों द्वारा कैद होने से एक रात पहले छत्रपति संभाजी महाराज इसी वाड़े में रुके थे। और यहीं पर उन्होंने 2 यादव भाइयों का न्याय किया था। कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज का वो आखिरी न्याय था। कहते हैं कि कुछ समय पहले तक इस घर में यादवों के वंशज रहा करते थे, लेकिन अब वो सब इस घर को छोड़कर जा चुके हैं। इस वाड़े में है ना, बाहर की साइड से पूरा लॉक किया हुआ है, लेकिन पीछे की साइड का दरवाज़ा टूटा हुआ है। तो थोड़ा सा हम अंदर चलकर देखते हैं कि किस तरह से बनावट थी इस पूरे वाड़े की। ये देखिए, ये पीछे की साइड पूरी टूट चुकी है। तो चलिए अब यहाँ से ना हम अंदर जा सकते हैं। हमें क्या दिखाई देता है, इस तरफ देखिए पूरा टूटा हुआ है, अंदर पूरा खंडर हो चुका है। ये जो दरवाजे है ना, ये लगभग 350 वर्ष पुराने हैं। आज भी इनमें देखिए ये गंज खाई हुई कीले दिखाई देती है। ये ऊपर चौखट का भाग, लकड़ी पूरी सड़ गई है। ऊपर का भाग देखिए।
इस पुरातन वाड़े के अंदर के कमरे पूरी तरह से टूट चुके हैं। बस केवल सामने का सभागृह थोड़ा सा हमें ठीक स्थिति में दिखाई देता है, लेकिन वो भी अब लगभग जर्जर होने की अवस्था में है। यहाँ पर देखिए पूरा पानी भरा हुआ है। अपने जीवन काल में संभाजी महाराज ने 120 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई में वो हारे नहीं। इस सरदेसाई वाड़े के पास में ही कुछ प्राचीन मंदिर बने हुए हैं जो कि हजारों वर्ष पुरातन है। चलिए इन मंदिरों को देखते हैं। इस वाड़े से केवल 100 मीटर की दूरी पर घने पेड़ों से घिरे ये है हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर, जो अब बिना देखभाल के अब लगभग पूरी तरह से खंडर हो चुके हैं। आज की तारीख में इन प्राचीन मंदिरों का ना कोई रखरखाव है और ना ही इनकी तरफ किसी का ध्यान है। इतिहास के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण आज से लगभग 3वीं से लेके 7वीं शताब्दी के बीच चालुक्य साम्राज्य के समय किया गया था। माना जाता है कि असली संगमेश्वर गांव इन्हीं मंदिरों की बस्ती में था। कहा जाता है कि एक समय में इस संगमेश्वर गांव में 300 से भी ज्यादा ऐसे प्राचीन मंदिर थे। ये मंदिर भी चालुक्य कालीन है, यानी कि आज से लगभग 1000 से लेकर 1500 वर्ष के बीच इस मंदिर का निर्माण किया गया था, पूरी ग्रेनाइट की चट्टानों से। ये ग्रेनाइट की चट्टानें है ना, यहाँ पर आसपास में कहीं नहीं मिलती है। ये इस मंदिर की बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर हमें एक चंद्रशिला दिखाई देती है और मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है। संभाजी महाराज के पकड़े जाने के बाद इन मंदिरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया। मुगलों ने यहाँ पर काफ़ी उत्पात मचाया और हर मंदिर की मूर्ति को तोड़ दिया। इन मंदिरों की एक भी मूर्ति आपको साबुत नहीं मिलेगी। ऊपर देखिए पूरी झाड़ियाँ उग चुकी है और मंदिर का कोई भी रखरखाव यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ से ना इस तरफ भी एक मंदिर बना हुआ है। पूरी तरह से झाड़ियों से घिरा शानदार कलाकृति के साथ बना ये मंदिर भी अब बिना रखरखाव के पूरी तरह से प्रकृति के अधीन हो चुका है और अब लगभग अपनी आखिरी घटिका गिन रहा है। मंदिर के अंदर कीचड़ और पानी भरा हुआ है और सामने का नंदी भी क्षतिग्रस्त है। हम एक और मंदिर के पास पहुंच गए हैं। ये पुरातन कालीन मंदिर है, लेकिन पूरी तरह से ऊपर देखिए झाड़ियाँ उगी हुई है और नीचे की हालत भी पूरी खराब है। ये सामने मंदिर का गर्भगृह है, ये रंगशिला है। इस तरफ से चलते हैं। ये देखिए, ये पूरा देखिए झाड़ियाँ उगी हुई है और ये है मंदिर का गर्भगृह, लेकिन ये पूरा टूट चुका है। अंदर बस शिवलिंग हमें दिखाई देती है, लेकिन वो भी क्षतिग्रस्त है और मंदिर का ये पूरा भाग देखिए टूट गया है। यहाँ की मंदिरों की ये हालत देखकर इनकी तरफ देखा नहीं जाता है। इतनी बुरी अवस्था में है ये मंदिर, पूरी जर्जर अवस्था में है। शायद आने वाले सालों में इनमें से कुछ मंदिर गिर भी जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। भारत सरकार या ASI को इन मंदिरों की तरफ ध्यान देना चाहिए। 300 मंदिरों में से बस कुछ गिने चुने मंदिर ही बचे हैं, उनकी भी हालत बहुत ही ख़राब है। बहुत दुख की बात है। पुरातन समय में है ना, मंदिरों का निर्माण या बस्तियों का निर्माण, गुफाओं का निर्माण नदी के तट पर ही किया जाता था। और संगमेश्वर में तो है ना 3 नहीं 4 नदियों का संगम होता है। 3 नदियों का संगम तो यहाँ पर होता है और चौथी नदी यहाँ से बस थोड़ी दूरी पर, जो कि बाव नदी आती है मार्लेश्वर की तरफ से, उसका भी संगम यहीं पर होता है। तो 4 नदियों का संगम संगमेश्वर में होता है। तो यहाँ पर तो पुरातन बस्ती होना लाजमी है। अभी इस पूरे परिसर में है ना कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और ये माहौल है ना किसी भी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। संगमेश्वर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और हजारों वर्ष पुरातन इतिहास के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव की प्राकृतिक सुंदरता वाकई में देखने लायक है दोस्तों। लेकिन इतिहास काल में हुई एक कलंकित घटना ने इस जगह ने हमेशा के लिए हमारे दिलो दिमाग को झकझोर दिया। और ये जगह हर भारतवासी को हमेशा याद रहेगी, क्योंकि इसी स्थान पर हमारे छत्रपति शंभूराजे को पकड़ा था मुगलों ने छल कपट और दगाबाजी से। संभाजी महाराज के पकड़े जाने के बाद मुगलों ने संगमेश्वर में जबरदस्त तबाही की। लगभग सारे मंदिरों की मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और कई लोगों को मार दिया गया। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का जबरन धर्मांतरण किया गया। आज की तारीख में हमें संगमेश्वर में बड़ी संख्या में मुस्लिम दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर मुसलमानों की जो सरनेम है ना, वो हिंदुओं के जैसे हैं।
ये है महाराष्ट्र का दूसरा सबसे पुरातन मंदिर कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में चालुक्यकालीन राजा कर्णसेन ने करवाया था। पूरी तरह से काले पत्थर से निर्मित पूर्वाभिमुख ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है मंदिर के 3 प्रवेश द्वार। यहाँ मंदिर के 3 मुख मंडप है, जिनसे प्रवेश कर हम मंदिर के सभा मंडप में पहुँचते हैं। यहाँ के तीनों ही मुख मंडप में गजब की नक्शीकारी और शिल्प काम किया हुआ है। मंदिर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर शिल्पकारी या नक्शी काम दिखाई न दे। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है हजारों वर्ष पुरातन कर्णेश्वर महादेव का शिवलिंग। यहाँ पर ये जो आधार स्तंभ बने हुए ना मंदिर के अंदर, इन्हें ना 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा है पाद स्तंभ, दूसरा है दंड स्तंभ और तीसरा है शीर्ष स्तंभ। इस मंदिर के 3 मुख्य मंडप है और एक गर्भगृह है। ये कर्णेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का दूसरा सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों। वास्तुशिल्प का अभ्यास करने वाले अभ्यासकों के लिए ये एक बहुत ही उत्तम स्थान है। तो जिन्हें भी प्राचीन वास्तुकला में इंटरेस्ट है, जो इनका अभ्यास करते हैं, वो इस कर्णेश्वर मंदिर को जरूर भेंट दें। यहाँ पर देखिए एक मकर प्राण बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर से जो पानी चढ़ाया जाता है ना, वो पानी इसी मकर प्राण से मंदिर से बाहर आता है। मराठा कालीन जो भी मंदिर है ना, उनमें यहाँ पर गोमुख दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले के मंदिरों में ये मकर प्राण दिखाई देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक हेमाड़पंथी मंदिर है, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, क्योंकि हेमाड़पंथी के जो जनक थे ना, हेमाद्री, वो 13वीं शताब्दी में हुए थे। हेमाड़पंथी मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ था 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक, लेकिन उससे पहले के जो मंदिर थे ना, वो हेमाड़पंथी नहीं है। ये एक चालुक्यकालीन मंदिर है, जिसका निर्माण 6ठी से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच किया गया था चालुक्य राजाओं द्वारा। संगमेश्वर में आपको कई सारे पुरातन मंदिर दिखाई देंगे, जैसे कि अभी हमने सरदेसाई वाड़ा के पास में 3-4 मंदिर देखे थे। उस तरह के यहाँ पर कुल 300 मंदिर थे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों और कुछ प्राकृतिक कारणों से कई सारे मंदिर नष्ट हो गए। अब ये कर्णेश्वर मंदिर बचा है और कुछ 4-5 मंदिर उस सरदेसाई वाड़े के पास में बचे हैं। बाकी कई सारे मंदिर अब नष्ट हो चुके हैं, टूट चुके हैं और कई सारों पर कब्जे भी हो चुके हैं। तो इस तरह से अब बहुत ही कम ऐतिहासिक वस्तुएं यहाँ पर बची है। आसपास में मकान तो है, लेकिन बिल्कुल भी शोर शराबा कुछ भी नहीं है। एकदम शांति अनुभव कर सकते हैं आप यहाँ पर। और इस कर्णेश्वर मंदिर के पास ही है संगमेश्वर का 3 नदियों का संगम स्थान, जहाँ पर अलकनंदा, वरुणा और शास्त्री नदी का संगम होता है। माना जाता है कि पुरातन काल में असली संगमेश्वर गांव इसी स्थान पर इन नदियों के तट पर था। इस संगम तट पर हमें एक पुरातन कालीन शिव मंदिर के दर्शन होते हैं। कहा जाता है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने इस शिव मंदिर में भोलेनाथ की कई बार पूजा अर्चना की थी, जब वो यहाँ से अपने ससुराल श्रृंगारपुर की तरफ जाते थे। श्रृंगारपुर की दूरी यहाँ से केवल 20 किलोमीटर की है, जो कि छत्रपति संभाजी महाराज का ससुराल था। इस संगम स्थान और कर्णेश्वर महादेव के दर्शन कर अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ सप्तेश्वर महादेव के दर्शन करने। सप्तेश्वर महादेव तक पहुँचने का रास्ता प्रकृति के सुंदर और लाजवाब नज़ारों से भरा है। अभी रास्ते में है ना, मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ, क्योंकि आसपास है ना चावलों के खेत है और इनका नज़ारा क्या शानदार दिखाई दे रहा है दोस्तों। और ये देखिए इस तरफ के खेत, क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों, बहुत ही सुंदर। चलिए थोड़ा सा आगे तक चलते और वहाँ से है ना ये पूरा सीन दिखाता हूँ आपको। इस रास्ते की शुरुआती पक्की सड़क के बाद आगे हमें लग जाता है कच्चा रास्ता। लगभग 2 से 3 किलोमीटर के इस कच्चे रास्ते को पार कर हम पहुँचते हैं सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास। इस स्थान का सबसे बड़ा आकर्षण है यहाँ के साफ और निर्मल जल कुंड, जिनमें साल के 12 ही महीने पहाड़ों से बहकर आया पानी भरा रहता है। लेकिन ये पानी कोई आम तरीके से नहीं, बल्कि पुरातन इंजीनियरिंग के एक बेहतरीन तरीके से पत्थरों की संरचना कर इस पानी को यहाँ इकट्ठा किया जाता है।
तो चलिए ये बेहतरीन तकनीक आज हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए कितना सुंदर कुंड बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो गोमुख है ना, इसमें से पानी इस कुंड में आ रहा है और इस कुंड में से आगे ये पानी इस दूसरे कुंड में आ जाता है। इस कुंड का पानी तो और भी ज़्यादा साफ है। हालांकि ये कुंड का पानी भी साफ है, लेकिन ये थोड़ा सा बहता पानी है और यहाँ पर पानी का ठहराव है। इस कुंड में है ना, आप नीचे का तल भी देख सकते हैं। हालांकि गहराई कितनी है पता नहीं, लेकिन नीचे का तल भी हमें दिखाई देता है। इतना साफ पानी है और ये तो गजब का पानी है दोस्तों। इस पानी को आप पी सकते हैं बिंदास, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर ना 7 दरवाजे बने हुए हैं और इन 7 दरवाजे में से इस गोमुख में पानी आता है और इस गोमुख में से ये पानी फिर आगे इस कुंड में आ जाता है। कहते हैं कि इन 7 दरवाज़ों में ऊपर की पहाड़ी में से पानी आता है और ये पानी फिर आगे इस गोमुख से होते हुए इस कुंड में आ जाता है। चलिए अब इन 7 दरवाज़ों की तरफ चलते हैं। अब इस वास्तु के अंदर चलते हैं। इस पहले दरवाजे से प्रवेश कर मैं इस वास्तु के पीछे की तरफ आता हूँ और यहाँ पर दिखाई देती है इस पुरातन इंजीनियरिंग की शानदार टेक्निक। यहाँ पर पहाड़ों से रिसते पानी को रोकने के लिए लेटराइट पत्थर के मेहराब बनाए हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में पाट कहते हैं। इन मेहराबों की नालियों से ये पानी यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और आगे इस पानी को इस वास्तु के अंदर भेजा जाता है। ये देखिए ये नाली बनी हुई है और यहाँ से ये पाट है ना आकर फाइनली इस पार्ट में मिल जाते हैं। वहाँ आगे से भी ये पार्ट सारे आकर इस पार्ट में मिल जाते हैं और यहाँ से ये पानी आगे फिर गोमुख में चला जाता है, आगे वाले कुंड में चला जाता है। और इस तरह से इन 7 दरवाजों से 7 पार्ट के रास्ते ये पानी गोमुख के रास्ते इस कुंड में आता है। इन कमानों के पीछे कितनी सुंदर व्यवस्था की हुई है इस पानी को एक जगह पर लाने के लिए। हजारों वर्ष पहले बनी ये 7 कमान पुरातन काल की एक्यूरेट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। आज की तारीख में अब हमें लगता है कि इन प्राचीन वास्तुओं को कितनी दुर्गम और कठिन जगहों पर बनाया था, लेकिन पुरातन काल में ये प्राचीन राजमार्ग के स्टेशन थे, जहाँ पर कोंकण से मैदानी इलाकों की तरफ जाने वाले व्यापारी यहाँ पर रुकते थे, पानी वगैरह पीते थे, आराम करते थे और फिर आगे बढ़ते थे। ये बहुत ही सोच समझकर बनाई हुई वास्तुएं थी, जगह थी। और इन जलकुंड के पास ही है पौराणिक सप्तेश्वर महादेव का मंदिर। कहा जाता है कि सप्तेश्वर महादेव का ये मंदिर यहाँ पर बनी बाकी सारी वास्तुओं से कई ज्यादा प्राचीन है। सप्तेश्वर महादेव की जो शिवलिंग है ना, वो आत्मलिंग है, यानी कि ऊपर का भाग शिवलिंग का नहीं है, ये अंदर की तरफ है शिवलिंग। 7 प्रवाहों से बने हैं ये सप्तेश्वर महादेव। यहाँ पर है ना, इन पानी के झरने और पंछियों के सिवा और कोई दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। गजब की शांति है दोस्तों, और यही इस जगह की सबसे बड़ी खासियत है। आप यहाँ पर ना काफ़ी देर तक आराम से बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, इस पूरे प्रकृति के नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे वन्य पक्षी भी दिखाई देंगे जो आमतौर पर हमें बाहरी जंगलों में दिखाई नहीं देते हैं। तो चलिए अब यहाँ से वापसी की यात्रा शुरू करते हैं।